शिवालिक ये हमारी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, किलिमंजारो, ये हमारे यहाँ तक, और ये शिवालिक पूरी जो गई थी आगे तक। इसके हमने शिवालिक तक के बाद अब अगला जो है उत्तर पूर्वी हिमालय, हमने उसके 4-5 पार्ट किए थे। उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है उसको 7 सिस्टर स्टेट भी कह सकते हैं, 7 सिस्टर स्टेट भी कहा जा सकता है, 7 बहनों की पेटी का क्षेत्र, क्योंकि ये जो एरिया है पूरा का पूरा, ये 7 यहाँ पे हमारे भारत के राज्य पड़ते हैं, अरुणाचल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, ये सारे जो सातों मिलके, क्योंकि भारत से सिर्फ एक दर्रे के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो इनको 7 बहनों की पेटी का क्षेत्र कहा जाता है। भारत के सबसे पूर्वी क्षेत्र में है ये, किसके द्वारा? ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए यहाँ जो है कैलाश पर्वत है, यहाँ मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील से, ये तो नेपाल वाला हिस्सा आ गया अपना, नेपाल से ऊपर या मानसरोवर झील से ये निकलती है, यहाँ तो कहलाती है सांगपो, सांगपो तिब्बत में। यहाँ से जब अरुणाचल जाती है पहले दिहांग, फिर दोबारा में क्रॉस करके लोहिता, और जब असम में आती है तो ब्रह्मपुत्र कहलाती है। तो ब्रह्मपुत्र नाम इसका असम में है जाके, वैसे इसकी हर जगह नाम अलग है, बांग्लादेश में नाम अलग हो जाता है, जब हम अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तो वहाँ इसके बारे में विस्तृत करेंगे। लेकिन क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है, इसलिए उसको मेंशन किया है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्व, ये इधर वाला हिस्सा पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। दिहांग गार्ज, मैंने कहा था ना दिहांग कहलाती है। गार्ज क्या होता है? देखिए जब नदी बहती है पहाड़ों से, मान लीजिए पहाड़ है और यहाँ से नदी गिर रही है, तो जिस जगह गिरती है उस हिस्से को तेजी से ऊपर से प्रेशर डालेगी तो पत्थर को तोड़ेगी, गहरा करेगी। तो पहले ये जो पहली आकृति बनती है वो बनती है वी शेप, वो वी शेप थोड़ा और गहरा हो जाता है, उसे अपना बन जाता है कैन, और वो और गहरा हो जाए गार्ड, और कई बार आई शेप भी बन जाती है। तो ये शेप बनती है। तो गार्ड क्या है? नदी के कटाव द्वारा गहरा गड्ढा जो बन जाता है वी से भी गहरा, उसे हम गार्ड्स कहते हैं। तो उस गार्ड्स में बहती हुई निकलती है, और हिमालय के दक्षिण की ओर, हिमालय ये उत्तर है तो ये नीचे आएंगे तो दक्षिणी हो गए। एक तीखा वलय, देखिए ऐसे तीखा काटा हो रहा है, तीखा वलय या जिसको कहते हैं अक्ष संघीय मोड, वेरी इंपॉर्टेंट आईएएस लेवल का क्वेश्चन है। कौन सी पर्वतमाला अक्षांशीय मोड बनाती है या किस क्षेत्र में बनाती है? तो किस क्षेत्र में बनाती है? उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में बनाती है। और ये कई राज्यों में टुकड़ों में, देखिए कंटिन्यूस नहीं है, सतत रूप में, मतलब एक यहाँ टुकड़ों के रूप में फैली हुई है। और इन सबको ही हम मिला के क्या कहते हैं? उत्तरी पूर्वी हिमालय क्षेत्र। ये हमारा हो गया उत्तर पूर्वी हिमालय। अब इस क्षेत्र में जो नदियाँ हैं वो छोटी छोटी ऐसे नालियों के रूप, पर्वतों पे से ऐसे छोटी छोटी शाखाओं के रूप में बहती है, तो ऐसा लगता है बहुत सारी नालियाँ सी निकल रही हैं, झरने से निकल रहे हैं। इस क्षेत्र में वो लोग उनको काट काट के सीढ़ीनुमा खेत बना लेते हैं। यहीं पे झूम कृषि और स्थानांतरित कृषि विशेष रूप से की जाती है। यहाँ पे पाई जाने वाली जो जनजातियाँ जैसे गारो है, खासी है, जैंतिया, आप कहेंगे मैडम ये तो पहाड़ियाँ हैं, बिल्कुल पहाड़ियाँ हैं, लेकिन वहाँ पाई जाने वाली जनजातियों के नाम पर उन पहाड़ियों का नाम पड़ा है। नागालैंड में नागा जनजाति है, मिजो जनजाति है, मिजो पड़, तो उन जनजातियों के द्वारा जो अपनी उपज खाद्य पदार्थ की पूर्ति के लिए खेती की जाती है वो कौन सी है? झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि, जिसमें वनों को काट के जला देते हैं, राख के थोड़े समय हो जाती है, उसके बाद वहाँ खेती करते हैं, फिर उसको नष्ट करके आगे चले जाते हैं। इस प्रकार की स्थान बदल बदल के कृषि करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि का क्षेत्र भी कहलाता है। अब ये उत्तर पूर्वी हिमालय में आखिर कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं? तो विशेष रूप से पहाड़ियों की बात करें तो इसमें ये जो हमारा ये वाला क्षेत्र है मेघालय वाला, इसमें गारो, ये खासी है और ये जैंतिया। फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करें गारो, बीच में खासी और तीसरी से जब सबसे लंबी लगेगी वो है जैंतिया। ये तीनों पहाड़ी अगर विशेष रूप से देखें तो कौन नुमा आकृति में है। इसीलिए क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी की ओर से जो बादल आते हैं वो इस पहाड़ी में फंस जाते हैं, यहाँ टकराते हैं, फिर बारिश हो जाती है, यहाँ टकराते बारिश, और बार बार ये टकराने के कारण ही इस क्षेत्र में विश्व की सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र मासे नरम, क्योंकि बादल को निकलने की इतनी हाइट नहीं है बादल की, वो पहाड़ियों को क्रॉस कर जाए तो बार बार बारिश करता है, और पानी के लिए उसे पीछे से क्या सपोर्ट मिल रहा है? बंगाल की खाड़ी का सपोर्ट मिल रहा है, वहाँ आर्द्रता मिल जाती है, तो इस वजह से यहाँ पे हमेशा बारिश का सीन रहता है। और विश्व की सर्वाधिक वर्षा का कारण होने का भी यही है, इसकी शेप का होना। तो ये हो गई गारो, ये खासी और ये जैंतिया। इसके बाद अगली जो पहाड़ी आती है वो जैंती के बाद जो तिरछी ऊपर की ओर जा रही है वो है मिकिर पहाड़ी। उसके बाद अब वो अरुणाचल में आ गई, मिश्मी अरुणाचल में आ गई, पटकोई बूम ये भी अरुणाचल में है। इसके बाद रंगमा हिल्स ये आ गई अपनी नीचे असम के पास, फिर बैरल हिल
ये सारी जो पहाड़ियाँ हैं ये हमारी आ जाती हैं किसमें, उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में। देखिए उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में सिर्फ ये भी नहीं है, अगर हम बात करें नागालैंड की तो नागा पहाड़ी भी आ जाएगी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी भी आ जाएगी, तो ये पहाड़ियाँ भी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। पटकोई बूम ऐसी पहाड़ी है जो भारत और म्यांमार की सीमा भी निर्धारित करती है, क्योंकि दोनों के बीच में पड़ जाती है तो सीमा निर्धारण का भी काम करती है। तो ये हो गई हमारे उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र। देखिए अभी तक हिमालय का भौतिक हमने वर्गीकरण पढ़ा था। प्रादेशिक, देखिए प्रादेशिक वर्गीकरण दो तरीके से है, एक सिडनी बुराड़ ने किया था, वो नदियों के आधार पे किया था, और एक क्षेत्र के आधार पे जो है वो प्रादेशिक। ये मैं क्षेत्र के आधार पे बता रही हूँ, सिडनी बुराड़ के अनुसार नहीं बता रही हूँ, वो भी बताएंगे, इसी में ऐड कर दूँगी। प्रादेशिक विभाजन को समझने के लिए, क्योंकि ईजी हो जाए, तो उसको फिर से 5 भागों में बांट सकते हैं। कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय, देखिए डायग्राम में ये वाला हिस्सा कश्मीर का हिस्सा, कुछ हमारा इसमें हिमाचल वाला हिस्सा भी इंक्लूड होगा, ठीक है। हिमाचल एवं उत्तराखंड ये सेकंड वाला, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। सेकंड वाले में हिमाचल और उत्तराखंड, देखिए हिमाचल का इतना पार्ट आ रहा है और ये उत्तराखंड वाला हिस्सा ये इसमें आ रहा है, ये मैं डॉट 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 कर देती हूँ, ये इसका हिस्सा, ठीक है, ये इसमें आएगा। तीसरा है दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय। तो दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय नेपाल और भूटान, नेपाल से लेकर भूटान के बीच का जो हिस्सा ये वाला फोर्थ वाला, ये हिस्सा हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। अरुणाचल हिमालय हमारा ये रहा, और पूर्वी पहाड़ियाँ हमारी ये रही। इसमें नेपाल क्योंकि भारत का हिस्सा ही नहीं है, तो नेपाल वाला हिस्सा फिर भी मैंने यहाँ लिख दिया है, क्योंकि समझने के हिसाब से कि कहाँ पड़ रहा है उस हिसाब से यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय की। यहाँ इसके जो ये हिमालय, इसका जो दक्षिणवर्ती ये वाला हिस्सा है, ये दक्षिण वाला हिस्सा जो है, ये अनुदैर्ध्य घाटियाँ यहाँ पाई जाती हैं। और अनुदैर्ध्य घाटियाँ जो होती हैं उन्हीं में कई घाटियाँ, जैसे अपने देहरादून वाली बात करते हैं या हरिद्वार वाली बात है, घाटियाँ पाई, फूलों की घाटियाँ भी पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ वो नहीं है कि हम देहरादून वाली बात करूँ, वो हम आगे लेंगे। यहाँ जैसे कई घाटियाँ जो फूलों की घाटियाँ पाई जाती हैं, यहाँ बहुत अच्छी फूल होते हैं। तो इसमें सबसे पहले कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, देखिए इससे पहले मैंने आपको काराकोरम बताया था, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल, ये प्रमुख जो पर्वत है ये सारी की सारी किसमें आते हैं, कश्मीर और उत्तर पश्चिमी हिमालय में आते हैं। श्रेणियाँ सारी आ गई इसमें। जोजिला, बनिहार, फोतुला, खारदुलंग दर्रा, ये दर्रे दो पहाड़ियों के बीच पतला सकरा जो रास्ता होता है उसको हम कहते हैं एक दर्रा। किसके बीच, एक पहाड़ी ये और एक पहाड़ी ये, इसके बीच में पतला और ये सकरा जो मार्ग है, इसको जो रास्ता होता है उसे हम दर्रा कहते हैं। तो जोजिला, बनिहाल भारत के प्रमुख दर्रों में आते हैं, फोतुला, खारदुलंग दर्रा, ये सारे। और इसके अलावा झीलें, जैसे आपने डल झील सुनी होगी, भारत की ऊंचाई पे है, वुलर झील है, ये ताजे पानी की वहाँ झीलें हैं। सर्दियों के दिनों में डल झील तो जमी जाती है, शिकारे जो वहाँ पे चलने वाली नावें हैं उनको शिकारा बोलते हैं, वो बंद हो जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे पांगोंग और सामोगिरी, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पांगोंग और सामोगिरी कैसी पानी की, खारे पानी की झीलें इस क्षेत्र में। देखिए पर्वतीय क्षेत्र है, बर्फ पिघलती है, पिघलने के बाद वो मीठा पानी देगी, बारिश भी हो तो पानी देगी। लेकिन ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ जो नीचे की सतह है वहाँ पे नमक के कुछ कण लवण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पानी जो हो जाता है वो कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ सिंधु के अलावा उसकी दोनों सहायक नदियाँ हैं, झेलम और चिनाब, यहाँ पे प्रमुख रूप से बहती हैं। और जब बहेंगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पानी की पूर्ति होगी। तो मैंने कहा था कुछ घाटियाँ भी पाई जाती हैं, जिसमें फूलों की घाटियाँ हैं अपनी, उनके बारे में मैंने आपको कहा ही था। इसके अलावा इसमें देखिए आपके जो घूमने वाले स्थल हैं, जैसे हमारी वैष्णो देवी यहीं पे पड़ती हैं, काफ़ी आप सभी जानते हैं, जो हिंदू धर्म है किसी भी धर्म से संबंधित हो, वैष्णो देवी को सभी जानते हैं। अमरनाथ की यात्रा भी इन्हीं काराकोरम, जिसका वो दर्रे जो उनके माध्यम से होती, उन श्रेणियों से होकर निकलती है। इसके अलावा चरार शरीफ बहुत फेमस जगह है, चरार शरीफ, ये जीके का क्वेश्चन भी हो सकता है। चरार शरीफ धार्मिक स्थल भी यहीं पे स्थित है। तो इसके लिए इसका अगर कहें काराकोरम की बात करें, काराकोरम और जास्कर जो क्षेत्र है वहाँ शीत मरुस्थल है, शीत मरुस्थल मतलब ठंडा। लद्दाख क्या है, जहाँ हर बार बर्फ रहती है तो उसे क्या कहेंगे, शीत मरुस्थल ही कहेंगे। जहाँ रेत रहती है वहाँ रेत का रेगिस्तान कह देते हैं, जहाँ बर्फ रहती है बर्फ का या शीत मरुस्थल कहलाता है। तो लद्दाख वाला क्षेत्र यहाँ पे, तो वो यहाँ का शीत मरुस्थल कहलाता है, ठीक है।
काराकोरम और बृहद हिमालय के बीच में पड़ी जाता है। तो ये तो हो गया हमारी कौन सी क्षेत्र, कश्मीर और उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र। अगला सेकंड वाला है हमारा हिमाचल और उत्तराखंड वाला क्षेत्र, ये सेकंड। इसमें देखिए कहाँ से, पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली नदी तक। तो यहाँ तो रावी नदी बहती है, ये वाला क्षेत्र रावी नदी का, और पूर्व की बात करें तो यहाँ काली नदी। तो काली पूर्व रावी और काली के मध्य का जो भाग है वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है हमारा, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय का। इसमें कौन कौन सी श्रेणी आती है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय वाली श्रेणी है। ये जो हम पहले पढ़ चुके, बस उनका क्षेत्रीय विभाजन करना है प्रादेशिक आधार पर, वो हम इसमें बात करेंगे। ये इसमें पाई जाती है। देखिए जो काली नदी है मुख्य रूप से घाघरा की सहायक नदी है। घाघरा अपवाह तंत्र में आएगा सारा कुछ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हमें जानकारी होनी चाहिए कि काली नदी किसकी सहायक है, घाघरा की सहायक है। और यहाँ पे जो जनजाति रहती है वो भोटिया खाना बदोश, मतलब जहाँ एक जगह रुक के नहीं रहती, स्थान परिवर्तित करती रहती है, और जहाँ इन्हें खाना मिलता है वहाँ पे चली जाती है। जैसे सर्दियों के दिनों की बात करें या गर्मियों के दिनों की बात करें। इसके अलावा इसमें जैसे मैंने बात की आपको लघु हिमालय या बृहद हिमालय शिवालिक श्रेणी की अगर हम बात करते हैं, तो इसके अलावा कुछ नाम और हैं। जैसे हिमाचल में लघु हिमालय को धौलाधर कह देते हैं, और उत्तराखंड में उसे नाग टिब्बा के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग नाम है, ऐसा नहीं एक ही नाम है, जगह स्थान के हिसाब से नाम भी बदल जाते हैं। इसके अलावा दो प्रमुख स्तर, शिवालिक तो है ही, लेकिन शिवालिक के साथ साथ दून घाटियाँ भी पाई जाती हैं। ठीक है, दून जैसे जिसके पीछे दून दिख जाए, घास के क्षेत्र होंगे ढालनुमा, वो जैसे देहरादून है आपका, उनका नाम तो सब देहरादून को सभी जानते, कालका दून है, नागढ़ दून है, इसके अलावा हरी के दून है। तो ये सब नाम है जिसके पीछे दून लिख जाए। तो शिवालिक के साथ दून क्षेत्र भी पाए जाते हैं, लेकिन इन सब में सबसे बड़ी जो घाटी की बात करेंगे वो कौन सी, देहरादून घाटी है। होने को कालका भी है, नवलगढ़ भी है, लेकिन सबसे बड़ी की बात करें तो देहरादून वाली सबसे बड़ी घाटी है। और भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, भारत की तीसरे नंबर की, थर्ड नंबर की सबसे ऊंची चोटी जो कौन सी है, नंदा देवी, वो कुमायूं हिमालय, वो भी यहीं पाई जाती है। मतलब कुमायूं हिमालय वाला क्षेत्र भी यहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने कहा था पाताल तो कुएं पाए जाते हैं, तो पानी की उपलब्धि प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा फूलों की घाटियों के क्षेत्र भी हैं, पानी के क्षेत्र, जैसे आपका देखिए गंगोत्री, गंगा जी निकलती है गंगोत्री देवप्रयाग से, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, यमुनोत्री यहीं से गंगोत्री है, यमुनोत्री है, कर्णप्रयाग है। तो ये फेमस नदी संगम भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा आ जाता है दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय। नेपाल वाले से तो हमें है नहीं, क्योंकि हमें भारत पढ़ना है, तो नेपाल तो हमें पढ़ना नहीं, हमें बात करना है भारत की। तो ये जो क्षेत्र है ये कहाँ से, भूटान से के पूर्व में डीफूदर्रे तक, सॉरी ये नेपाल व भूटान के मध्य से, नेपाल और भूटान के बीच का ये जो क्षेत्र है, यहाँ सिक्किम हिमालय। ठीक है, जहाँ मैंने डाला हुआ सिक्किम हिमालय पाया जाता है। कंचनजंगा की ऊंची पर्वत, जो सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा की चोटी, और वहाँ से निकलने वाली घाटी है, ये सिक्किम वाला क्षेत्र है भारत का, ये वाला। ठीक है, सिक्किम इन वाले क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ के जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है जनजाति पाई जाती है, क्वेश्चन आ भी चुका है, लेपचा, मैंने लिखा है लेपचा जनजाति निवास करती है किस क्षेत्र में, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ ये तो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है। अब यहाँ से हम यहाँ तो आगे लेपचा ऊंचे भागों में, और यहाँ से नीचे उतर आएंगे तो आप देखो पश्चिमी बंगाल वाला क्षेत्र आ गया, ये बिहार वाला क्षेत्र आ जाएगा, ये निचले क्षेत्र आ गए इसमें। ठीक है, बांग्लादेश भी आ जाएगा। अगर बांग्लादेश की बात करें तो निचले क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे नेपाल वाला हिस्सा भी टच हो रहा है, तो नेपाली है, बंगाली है, मध्य भारत की कुछ जनजातियां हैं, गौड़ वगैरह, वो थोड़ी बहुत यहाँ पे पाई जाती हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ तो यहीं तक रहेगी। इसके बाद अब पहाड़ियों को मैंने कहा था टुकड़ों में के रूप में पाई जाती है, जैसे पटकोई बताई थी, मेहर बताई थी, अबोर बताई थी। तो उन पहाड़ियों की श्रृंखला यहाँ पे शुरू हो जाएंगी। अगला है हमारा अरुणाचल प्रदेश, भूटान से लेकर पूर्व में दीफूदर्रे तक, भूटान से लेकर पूर्व में दीफूदर्रे तक इसका पूरा क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ तक ये पाई जाती है। नामचा वर्मा और कांगतो दो प्रमुख चोटियाँ हैं यहाँ पर, नामचा वर्मा और कांगतो प्रमुख चोटी इसमें आएंगी। बहुत सारी जनजातियाँ रहती हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे मोनपा है, डफला है, अबोर है, मिश्मी, निशी, नागा है। यहाँ प्रमुख रूप से जनजातियाँ, देखो जहाँ जनजातियाँ तो जाहिर से पर्वतीय क्षेत्र, और पर्वतीय क्षेत्र पे जो कृषि होती है वो होती है स्थानांतरित या झूम कृषि।
तो अगर मैं पर्वतीय क्षेत्र की बात कर रही हूँ और 7 सिस्टर स्टेट की बात करें तो आपको कृषि तो याद रखनी होगी, जी इसको वर्ण एग्रीकल्चर लैंड भी कहते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को आपको ध्यान रखना है। जैसे ये नाम आए तो झूम कृषि और स्थानांतरित कृषि का क्षेत्र, ठीक है। स्लैश भी कहा जाता है, स्लैश या वर्ण दोनों किसी भी नाम से, कृषि के नाम से। नेक्स्ट है हमारी पूर्वी पहाड़ियाँ पर्वत, इनका मैंने क्या पूर्वी पहाड़ियाँ पर्वत, ये वाला हिस्सा जो मैंने लाइन लाइन करके काट दिया, ये वाला हिस्सा, ये एक हिस्सा इसमें आता है। इसका मतलब पटकोई भूज का वाला जो हिस्सा है, अरुणाचल से लेके दक्षिण में, देखिए उत्तर से लेके दक्षिण में फैला हुआ है ये हिस्सा। ये नहीं है कि दक्षिण में, नहीं, ऊपर से शुरू होता है नीचे तक जाता है, इसका मतलब उत्तर से लेके दक्षिण तक फैली हुई है। उत्तर में पटकोई, यहाँ पे पटकोई है अपनी अरुणाचल की, पटकोई भूम, नीचे नागालैंड की नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर की मणि पहाड़ियाँ, दक्षिण में मिजो पहाड़ी आ जाएगी, यहाँ लुसाई पहाड़ी। तो ये सारी पहाड़ियाँ इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। यहाँ पे दोबारा से वही कैसी जनजाति हैं तो झूम कृषि और स्थानांतरित कृषि की जाएगी। यहाँ की प्रमुख नदी की बात करें तो बराक नदी, मणिपुर और मिजोरम के पास यहाँ बराक नदी प्रमुख नदी है। यहाँ नदियों की बात करें तो ये अगर पूछा जाए इस क्षेत्र की नदी कौन सी है तो बराक नदी है। और अगर आपने सुना हो कि मणिपुर की लोकटक झील, ठीक है, लोकटक झील में द्वीप पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि नदी द्वीप कहाँ पाए, वैसे नदी द्वीप तो ब्रह्मपुत्र नदी में पाया जाता है, और लोकटक झील कहाँ पाई जाती है तो लोकटक झील कहाँ पाई जाती है, मणिपुर। तो ये भी यही हो जाएगी, ठीक है। नदी आपकी हो गई, झील हो गई आपकी इस क्षेत्र में, तो कौन सी नदी बनाएगी, बराक नदी हो गई और लोकटक झील हो गई यहाँ पे, जो कि लोकटक झील ऐसी है जो चारों ओर से क्या है, पहाड़ियों से घिरी हुई है, पहाड़ियों से घिरी हुई झील है, ठीक है। एक विशेष रूप से इम्पोर्टेंट अगर पॉइंट की बात करें इसी में, तो इसमें एक आता है मिजोरम नाम मैं बार बार आपको ले रही हूँ। मिजोरम जो अपना राज्य है 7 सिस्टर स्टेट में, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिएगा, मोलेसिस बेसिन। मिजोरम को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं मोलेसिस बेसिन, जो कि मोलेसिस का मतलब मुलायम, सॉफ्ट। तो ऐसा क्षेत्र जो मुलायम व असंगठित चट्टानों से बना। तो मिजोरम को हम कैसे क्षेत्र से, मोलेसिस बेसिन का पता है, बेसिन जैसे वॉश बेसिन मैंने आपको उदाहरण दिया था कि वॉश बेसिन नीचे गहरा होता है, किनारे उठे होते हैं, तो पानी ढह के वहाँ जाता है, बहाव के कारण तलछट है, निक्षेप है, वहाँ जाते हैं। तो मोलेसिस बेसिन मुलायम और असंगठित चट्टानों के क्षेत्र से बना। तो ये तो हो गया हमारा हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, किसके आधार पे, स्थलाकृति के आधार पे, ना कि सिडनी बुराड के आधार पे। अगर मैं इसी को सिडनी बुराड के आधार पे समझाना चाहूँ तो वो इसी में हम ऐड करते हैं। लिखित प्रादेशिक विभाजन के बाद हमने उसमें कहा था कि सिडनी बुराड ने अलग से दिया था, वो नदियों के आधार पे दिया था। तो नदियों के आधार पे उन्होंने 4 पार्ट किए थे, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो सबसे पहले हम पंजाब हिमालय की बात करें, कहाँ से कहाँ तक है, सिंधु नदी और सतलज नदी। तो यहाँ से फिर से वही कैलाश पर्वत मानसर यहाँ निकलती है, और ये काराकोरम के पास से सिंधु नदी निकल के ये पंजाब की ओर चली जाती है, ठीक है। यहाँ गिलगित और श्योक इसकी साइड नदियाँ आ जाती है, काराकोरम और लद्दाख के बीच में से जाके निकलती है। वहाँ से लेके यहाँ राक्षस ताल से सतलज नदी निकलती है, तो सतलज नदी का क्षेत्र है। तो ये जो सिंधु से सतलज का बीच का जो क्षेत्र है वो किस क्षेत्र में आता है, पंजाब हिमालय के क्षेत्र में आता है। टोटल अगर इसकी लंबाई की बात करें 560 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ आती, हिमाचल और हिमालय, जो मैंने अभी आपको प्रादेशिक विभाजन में, अगर श्रेणियों की बात करें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर, पंजाब, धौलाधार, तकरीबन सभी इसी पार्ट में पंजाब हिमालय वाले क्षेत्र में आ जाती हैं। नदी हैं, पर्वत श्रेणियाँ, तो नदियों के द्वारा कैसी मिट्टी आएगी, उपजाऊ मिट्टी आएगी। तो उपजाऊ मिट्टी के कारण कृषि के क्षेत्र भी यहाँ पे बहुत अच्छा है।
अगर पाकिस्तान वाले क्षेत्र में बात करें तो दोआबी क्षेत्र, दोआब मतलब 2 नदियों का मिलन स्थल वाला क्षेत्र, तो वहाँ पे की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, निवास स्थल, जनसंख्या भी ज़्यादा पाई जाती है, तो यहाँ काफ़ी अच्छी मात्रा में कृषि हो सकती है। दूसरा है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय सतलज, ये राक्षस्थल के पास से बताई थी सतलज, काली नदी ये जो नेपाल के पास से, यहाँ से ये काली नदी निकलती है, तो सतलज से लेकर काली नदी तक का ये कुमायूं हिमालय क्षेत्र कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। यहीं से भागीरथी नदी निकलती है, यमुना निकलती है, यमुनोत्री से यमुना का उद्गम है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे पड़ती है नंदा देवी, सबसे ऊंची चोटी है। तीसरा है नेपाल हिमालय, पूरा का पूरा नेपाल, काली से शुरू होगा, तिस्ता पे खत्म हो जाएगा, तो पूरा का पूरा नेपाल काली से लेके तिस्ता नदी यहाँ से निकल जाती है, तिस्ता नदी, ठीक है, बिहार से होकर निकल जाती है। यहाँ तक का क्षेत्र ये नेपाल हिमालय में आता है। लंबाई की बात करें, सबसे बड़ा क्षेत्र 800 किलोमीटर का, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, भारत की करें कंचनजंगा, धौलागिरी, तकरीबन सारी ऊंची चोटियों का क्षेत्र यहाँ पे, क्योंकि बलन की प्रक्रिया के दौरान ये हिस्सा ज़्यादा ऊंचा उठाता है, तो यहाँ पे सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। चौथा है असम हिमालय, ब्रह्मपुत्र नदी, मैंने आपको बताया ही था। फिर ब्रह्मपुत्र नाम कब पड़ता है, जब असम में पहुँचती है, तिब्बत में सांगपो, यहाँ अरुणाचल में दिहांग और लोहिता, और असम में आती है तो ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी आती है। तो कहाँ से लेके, जहाँ पे हमने लास्ट है तिस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र तक का क्षेत्र हमारा असम हिमालय में आता है। कुल लंबाई 750 किलोमीटर। प्रमुख पहाड़ियों की बात करें तो कांगड़ी है, नामचा, बर्मा है, नागा पहाड़ी, ये वाला क्षेत्र नागालैंड का नागा पहाड़ी वाला क्षेत्र इसमें पाया जाता है। तो सिडनी बुराड़ ने जो प्रादेशिक वर्गीकरण दिया था वो नदियों को आधार लेके दिया था, क्योंकि नदियाँ एक कटाव बनाती एक क्षेत्र का वर्गीकरण करती है, जिससे याद करने में और प्रदर्शित करने में आसानी रहती है। तो ये हमारा तीनों तरीके से हो गया। भौतिक विभाजन अगर बात करें हिमालय का तो सामान्य पहाड़ियों के आधार पर हो गया, स्थलाकृति के आधार पर हो गया, सिडनी बुराड़ पे नदियों के आधार पर हमने इसका वर्गीकरण किया। अब ये जो हिमालय क्षेत्र हमने इतना पढ़ा है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे जनरल पे जितने भी पेपर हैं उनमें ये क्वेश्चंस आते हैं कि दर्रा कौन सा कहाँ पे है या कौन सी चोटी कहाँ पे है, तो एक हम मैप उसका भी बना लेते हैं जिससे हमारा कुछ जीके भी कवर हो जाए, ठीक है।